नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक तिवारी जी। और अभिषेक तिवारी जी से हम करेंगे कई सारी गपशप। तो साहब, सबसे पहले तो आप इस गपशप में मुझको ये बताएं कि अब अगले मानसून सत्र में ये आपका महिला आरक्षण बिल, डिलिमिटेशन बिल आ रहा है या नहीं आ रहा है? सबसे पहले आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। सर, आप ऐसा क्वेश्चन पूछे, एक्सपेक्टेड नहीं था। हम तो सोचे आप पूछेंगे कि सुबह सुबह 2:30 बजे ईडी क्यों पहुंची वाइफों के घर में, लेकिन खैर। तो भाईपों के यहाँ तो रोज ही पहुंचना है, कोई खास बात नहीं है वो। मदन मित्रा के भी घर पहुंची थी ना, इसलिए वहां भी चल अरे रहा है ना। बहुतों के घर पहुंचेगी, अभी तो बहुत सारे हैं। सुजीत बोस तो है, जहांगीर खान है, शेख शाहजहां अभी भले ही जेल में हो, लेकिन उनका सारा का सारा जो है प्रभाव, प्रभुत्व तो बाकी है। और जहांगीर हो गए, काजल शेख हो गए, अभी तो बेचारे अनुव्रत मंडल जो हैं उनकी पूरी तरह से सेवा शुश्रूषा नहीं हुई है। इतने सारे हैं, नाम लीजिए सबके, तो है वो पूरा का पूरा कुनबा। कम से कम 1000 लोग हैं टॉप वाले, टॉप क्लास के। टॉप में 1000, बाप रे बाप। नहीं, ठीक है, हम मानसून सेशन पर आते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है मानसून सेशन में 2 बिल जरूर पारित होने वाला है। एक डिलिमिटेशन और दूसरा वुमेन रिजर्वेशन। वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन को नहीं पास होने देने का उतना इन लोगों को ये नहीं है। हर्ट हुए, हर्ट असली ये हुआ था मोदी जी को कि विमेन रिजर्वेशन भी पास नहीं होने दिया। डिलिमिटेशन तो चलिए एकदम अब गोल इसलिए बना हुआ है क्योंकि डिलिमिटेशन ये पूरे गंगा के रीजन में ये करना चाहते हैं, क्योंकि स्पेशली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। उसका कारण ये है क्योंकि सबसे अधिक डेमोग्राफी चेंज यहीं पर हुई थी, तो डेमोग्राफी पर एक्शन तो होना ही है। तो इसको लेकर के ये है। अब इनको नंबर चाहिए 260। अब मान लीजिए 30 निकल के जाएंगे सदन से बाहर, वॉकआउट कर जाएंगे डीएमके वाले, तब भी इजी नहीं है सर। मतलब राज्यसभा में तो इजी है, राज्यसभा में तो ये अपना नंबर अचीव कर लेंगे। लोकसभा के लिए अभी जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि उद्धव ठाकरे के 9 वो तैयार हैं। उद्धव ठाकरे ही तैयार हैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। वो लोग जा रहे नहीं हैं नहीं नहीं, राम इसमें थोड़ा सा नुआंस है, थोड़ा सा नुआंस है। जी। उद्धव ठाकरे इसलिए तैयार हुए हैं कि 7, 9 में से 7 ने कह दिया है कि हम उधर जा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे ने उनसे कहा है कि रुको 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 रुको, तुम मत जाओ, हम भी चल रहे हैं, तो जिससे उनकी पार्टी बची रहे। एकदम सही बात है, एकदम सही इंफॉर्मेशन आपके पास है, यही हुआ था। इसीलिए मैं अगला सेंटेंस बोलने जा रहा था कि एक्चुअली क्या है कि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो लोग राम मंदिर जा रहे हैं, राम लला के दरबार में जा रहे हैं। कह रहे हैं कि हम लोग राम जी के चरणों में जाएंगे, जो है माफी मांगेंगे, ये सब चल रहा है। तो एक तो वो है, तो जो आपने संजय राउत भी जाएगा क्या? हाँ हाँ, संजय राउत ने स्टेटमेंट दिया ना, वो राम जी के चरणों में जाके गोरा के गले लगाएंगे, उनके चरणों में गिरेंगे, उनसे माफी मांगेंगे। वो सब स्टेटमेंट दिया, संजय राउत नहीं दिया है। तो पहला तो ये है। दूसरा, समाजवादी पार्टी के 5 जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो तो जा ही रहे, बिहार से 2 जा रहे हैं कांग्रेस के। तो अब ये जाएंगे तो नहीं है, व्हिप के बाद इनको निकाला भी जा सकता है। तो ये अब क्रॉस वोटिंग भी नहीं कर सकते। ये क्या करेंगे? हम पार्टी से रुष्ट हो गए, हम निकल जा रहे हैं, बीजेपी में नहीं जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो वो भी नंबर कम होगा, या फिर कोई और अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ लेंगे, क्योंकि पूरी तरह से तो ये नंबर टूट नहीं रहा है इनका। अब अगला जो है वो शरद पवार की पार्टी। शरद पवार की पार्टी का भी वही हाल है। ये तो मान के चल रहे हैं कि भाई वो चुनाव बिना एनडीए में गए जीतेंगे नहीं अगला, तो उनकी पार्टी भी संकट में है। अब पूरा शिफ्ट होगा, क्या होगा, ये तो हमको मानसून सेशन से पहले पता चल जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र, बंगाल, अब बंगाल का तो पता सभी दर्शकों को है कि बंगाल में जो वर्तमान स्थिति है, तो एक क्योस सा जो मचा हुआ है बंगाल की भाई। आपने वर्तमान स्थिति की बात की, तो बंगाल की वर्तमान स्थिति जो है अभी 28 में से 19 है, तो ये 19 ही रहेगी या और बढ़ेगी? क्योंकि हमारे कॉलोन बनर्जी जो है वो भी रुष्ट हो गए हैं, आपको पता है।
हाँ, कल्याण बनर्जी रुष्ट हो गए, सही बात है। वो बोल रहे हैं कि या तो अभिषेक को चुनो या हमको चुनो, तो ऑब्वियसली ममता दीदी तो अभिषेक को ही कल्याण बनर्जी का भी इन्फ्लुएंस है। आपको पता है कि जो 9 लोग अभी तक नहीं गए हैं वो कौन कौन से हैं? वही बोल रहा हूँ, तो उसमें कल्याण बनर्जी का अपना इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरा ये मानना है कि वहां भी 22 चला जाएगा। 22 का तो मैं पकड़ के भी चल रहा था। वो तो बीच में शत्रुघ्न सिन्हा ने पता नहीं अचानक क्या हुआ, फिर पलटी मारी, फिर अल्टी मारी, फिर न्यूज चैनल पर गया, बोला ममता ने साथ दिया, मैं ममता को वो नहीं जो छोड़ूंगा। फिर 19 है 28 में, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं है। नहीं, नहीं है। उसमें तो आपके डायमंड हार्बर वाले हैं अभिषेक जी, और हाँ, एक आपके जयनगर वाली मैडम है वो प्रतिमा मंडल। फिर आपके कोलकाता नॉर्थ वाले हैं सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप जी के बाद में आपके इसके हैं, क्या महुआ बोलते हैं, बोल रहे। सौगतो रॉय। सौगतो रॉय सौगतो रॉय हम्म, सौगतो रॉय हैं। और सौगतो रॉय के बाद में कल्याण बनर्जी का नाम उसमें आ रहा है। साजिदा अहमद है, साजिदा अहमद ऑफ उलुबेरिया, ये है। ये कितने हो गए? ये गिन लिए मैंने 6। 6। और बाकी शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, ये 8 हैं। और एक और 9 ये भी और है। लोग हैं कोई। हाँ, ये अपना महुआ, है महुआ, महुआ। महुआ मोइत्रा, उनको कैसे कोई भूल आप सकता है? आप लेजेंडरी नाम भूल जाते हैं सर, उनका नाम पहले लिया हाँ, कीजिए। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। क्या है कि अभी मैं आउट स्टेशन में हूँ ना, तो वो हाँ, जो डायरेक्ट संचार आता है ना अपने स्टूडियो में बैठ के, वो नहीं आ रहा है। नहीं ठीक है। तो इस हिसाब से भी देखें तो स्थिति गंभीर ही है। अब चले जाते हैं हम डीएमके। तो डीएमके पहले तो उसने सोचा मुद्दा बेस्ड सपोर्ट कर दें, फिर उसे लगा कि भाई मुश्किल हो सकता है, तो अभी निर्णय हो रहा है कि वॉकआउट कर जाएंगे। तब भी ये नंबर किसी तरह से अब देखना है कहां पहुंचा के जुटाएंगे। क्या कांग्रेस के भी, जैसे बिहार के 2 कांग्रेस तो मुझे पता है टच में है, क्या कांग्रेस के 8-10 सांसद टच में हैं? नहीं, जरूरत क्या है, काउंट करो ना आप भाई। अभी दो जो मतदान हुआ था उसमें 299, हाँ, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है 299 इनके पास नंबर पड़े थे। लोकसभा की बात कर रहा हूँ, 299। आज की डेट में जो मार्क है 2/3 का, वो है 360, 360, राइट। यानी 61 चाहिए। तो 61 में आपके पास इस समय 19 आपके पास तृणमूल आ चुका है, जी। 22 आपके पास डीएमके आ चुका है, हाँ, 22 और 19 41। आपके पास 9 शिवसेना आ चुका है, हाँ, वो हो गया 50। और आपके पास 7 शरद पवार आ चुका है, वो हो गया 57। और उसके पास फिर आपके पास मेरे ख्याल से वाईएसआरसीपी के 3 है, 3 है। 3 है, हो गए 60। और जब ये वही बोल रहा 360 हो जाएंगे तो बहुत सारे इधर उधर से और कूद के आएंगे, नहीं तो वो अब्सटेन कर जाएंगे। हाँ, वही 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 बोल रहा हूँ। तो जब ये मीनाक्षी नटराजन का पर्चा कांग्रेस वाले स्वयं खारिज करवा सकते हैं, तो फिर कांग्रेस वाले और क्या नहीं करवा सकते? कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए कांग्रेसियन ने पाही। सरासा ये मत मीनाक्षी नटराजन वाला प्रकरण याद नहीं दिलाना था। ऐसा सिर्फ कांग्रेस पार्टी के स्वार्थी लोग ही, मतलब कितने स्वार्थी हो सकते हैं कोई पार्टी वाले, मतलब। नहीं ठीक है, दिग्गी राजा को लगना भी था कि भाई ठीक है हम हट रहे हैं, लेकिन इसका मतलब कम से कम हमारे अपने लोग को बिठाया जाए, ठीक है। लेकिन जिस तरह से पूरा प्रकरण हुआ, कांग्रेस के द्वारा सारा इंफॉर्मेशन लीक करा करके बताना, ये बताता है कि कांग्रेस पर सने की साढ़े साथी तो चल ही रही है, लेकिन राहु केतु सब अलग ढंग से वक्र दृष्टि बनाए हुए, मतलब कुछ कुछ भी। वो एक फिल्म का संवाद था ना, बेटा जब तेरे पास ₹7.5 है ही जेब में, तो तेरा शनि भी क्या बिगाड़ लेगा।
तो अब राहुल गांधी के लिए कांग्रेस ही कह रहे हैं, जब राहुल गांधी है तो उसका क्या शनि बिगाड़ लेगा और क्या केतु बिगाड़ लेगा, ऑलरेडी चल रहा है। उम्मीद फिर भी, मैं तो उन लोगों के बारे में सोचता हूं सर, फिर भी इन लोगों को उम्मीद है कि हमारी महादशा बदलेगी। वो जितने पत्रकार कोर ग्रुप के अभी भी लोग विश्वास पाले हुए हैं। आप देखिए इस परिस्थिति में भी जो निगोशिएशन टेबल पे जब बैठे ममता बनर्जी और कांग्रेस मर्जर वाला, तो वहां भी शर्त रखा गया कि आना है तो ऐसे थोड़ी ना, पूरा पैसे वैसे के साथ आना है। ममता बोले हट, हम फाइट कर लेंगे भाई, हम नहीं मर्ज हो रहे हैं। साला सारा खेल पैसा का है, दुनिया में पैसा भी लेकर के तुम्ही को देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तो बताइए, मैं ये उनके पास 400 करोड़ की उसके पास वॉर चेस्ट है, वो 400 करोड़ रुपए इनको दे दे। हैं? आप ये सोचो सर, इस बुरे पोजीशन में कांग्रेस की बार्गेनिंग स्किल से बहुत मतलब प्रसन्न रहता हूं। बिहार में कुछ नहीं है, फिर भी वो राजद के साथ बैठती है, उसका कॉन्फिडेंस देखिए। वो कहती है 60 सीट तो कम से कम चाहिए। जीती कितनी वो तो पूरे इंडिया को पता है, मतलब 60 में 6 जीती भाई, कॉन्फिडेंस है। यूपी में 2019 का जब निगोशिएशन चल रहा था, मुझे याद है, मायावती और अखिलेश जब साथ में आ रहे थे, तो उनको उन्होंने कहा कि ठीक है 72 है, आपको 12 हम दे देते हैं, हम लोग 30-30 पे लड़ लेंगे। कांग्रेस ने कहा 22 तो कम से कम चाहिए भाई, 2009 चुनाव में हम 22 सीट जीते थे। फिर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने बोला हट, निकल यहां से। 22 चाहिए, कहां से बार्गेनिंग स्किल लेकर के आते हो भाई, ये क्या बार्गेनिंग। अभी आप देखिए यूपी चुनाव आ रहा है, समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जो कोर ग्रुप है ऑलरेडी प्रेशर बनाना शुरू कर चुका है समाजवादी पार्टी को। इस बार सत्ता में हमारे बगैर समाजवादी पार्टी नहीं आ सकती, सम्मानजनक सीटें चाहिए। अच्छा सम्मानजनक सर कितनी सीटें चाहिए? 400 में दे देना, 150। मजाक चल रहा है क्या? अखिलेश यादव बोलेगा मजाक चल रहा है, 400 में 150 तुमको दे दे तो हमारे पास क्या बचेगा भाई। तो मैं मानता हूं मीनाक्षी नटराजन जी के साथ जो हुआ दुख होता है, ठीक है चली जाती कोई बात नहीं, लेकिन अब यही कांग्रेस है और कांग्रेस को लग रहा है कि विमेन रिजर्वेशन बिल किसी कीमत पे नहीं आने देना है। कुछ भी हो जाए विमेन रिजर्वेशन बिल नहीं आने दे। कल चर्चा हो रही थी आपके फेवरेट चैनल पर, मैं सुन रहा था बहुत रिलैक्स होकर के, तो बैठे हुए थे अभय दुबे वगैरह और कह रहे थे कि अगर तो मानसून सेशन में, वैसे बाल नहीं है उनके लेकिन फिर भी, अगर तो पास हो गया तो महिलाओं का वोट के लिए मोदी जी बोल देंगे कि भाई देखिए ये लोग तो सारे विरोध में थे और आपने अकेले पास कराया, तो समझ लीजिए कि 2029 का चुनाव तो भूल ही जाइए। मैं उल्टा प्रश्न पूछना चाहता हूं, अबे नालायक, तुझे अभी भी लग रहा है इस परिस्थिति में कि 2029 में ये चुनाव जीत रही है ये गठबंधन? बचा कहां भाई? उद्धव ठाकरे तुम्हारे साथ है नहीं, एनसीपी बची है नहीं। हाँ तुमने एक काम अच्छा किया, राजद को निपटा दिया, टीएमसी को निपटा दिया, तुम्हारा बंगाल में बिहार में स्कोप बढ़ गया, ये बात मैं मानता हूँ, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन कितना स्कोप बढ़ा, कितना स्कोप बढ़ा? अब 25 सीट वाली बेचारी राजद कितना, उसके साथ तो बार्गेन करने के लिए राहुल गांधी ऐसे करके बात करेंगे ना, और ममता के साथ तो पता ही है क्या हो रहा है। ममता तो खुद ही अब तो 20 सीटें मांगेंगे बंगाल में ममता बनर्जी से, बोला 20 पे कांग्रेस लड़ेगी अलायंस में। आप सोचिए, तो फायदा तो हुआ, निपटाया तो है। केजरीवाल इस मामले में समझदार निकला। आज की डेट में लोकसभा चुनाव यदि होते हैं ना, तो किस किस सीट पे चांस है वो मैं आपको बता सकता हूँ। जो चांस है विरोधी पक्ष का, वो ही कोई 4 सीट पे ही है। सारा विपक्ष मिला लीजिए, केवल 4 सीट ऐसी हैं जहां उनका चांस है, बाकी जगह तो चांस ही नहीं है। बाकी जगह तो चांस नहीं। बसीरहाट, बहरामपुर, 2 ये हो गया, एक मालदा वाला वो सीट हो गया। देखिए मालदा दक्षिण, जंगीपुर, बहरामपुर और मुर्शिदाबाद, बस 4 हैं। नहीं, बशीरहाट ना जीतेंगे, बशीरहाट में भी चांसेस हैं। नहीं जीतेंगे, बशीरहाट नहीं जीत सकते। बशीरहाट की जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो गिन लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। उसमें 3 जो हैं, उसमें देखिए
इस बार जो बशीरहाट की जो 7 कंस्टिट्यूंसी हैं वो है बदुरिया है और मीना खान, हड़वा, बशीरहाट उत्तर, बशीरहाट दक्षिण, संदेश खाली, हिंगलगंज। इसमें से संदेश खाली, हिंगलगंज बीजेपी जीती है। बशीरहाट दक्षिण बीजेपी इस बार बहुत नैरोली हारी है। अगली बार वहां पे वो कम से कम 50-60 हजार की लीड लेगी। और हाँ ठीक है, बशीरहाट उत्तर में भी बदुरिया भी बहुत क्लोज है, बदुरिया में भी बीजेपी आगे रहेगी। लेकिन वहां हड़वा डेमोग्राफी का ही हड़वा में भी बराबर रहेगी। मीना खान जो है वहां पे 50 हजार की लीड वो मिल जाएगी, जो भी कंबाइंड ऑपोजिशन होगा उसको। बदुरिया और में भी सर डेमोग्राफी का इशू तो है, उसको कैसे आप है, manipulate उतना करें? नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो ठीक है, इसलिए बशीरहाट की सीट में कम से कम 70-75 हजार से बीजेपी को देता हूं आज की डेट में। केवल 4 चलिए सीट ऐसी हैं जहां ऑपोजिशन जीत सकता है। क्या 4 में से पता कोई मतलब नंगा क्या खाएगा क्या निचोड़ेगा। अब देखिए, मुझे ये पता नहीं कि कितना निचोड़ेगा, उसमें से भी कांग्रेस क्या, 3 सॉरी निचोड़ने का गलत बोल गया कोशिश मैं, करेगी। नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। नहीं, वो ठीक है, वो उसमें से 3 निचोड़ने का कोशिश कर सकता है कांग्रेस। कांग्रेस तो क्या है, अपनों को ही निचोड़ती है ना, वो बीजेपी से तो निचोड़ नहीं रही है। तो इस वक्त मैं वही चर्चा के बाद सोच रहा था कि इनके अंदर अभी भी मन के अंदर है कि हम 2029 चुनाव जीतेंगे, जीत सकते हैं। ना आपने वानर वेड़े को नहीं सुना था बंगाल हाँ, चुनाव से पहले? वानर वेड़े संजय शर्मा को क्या कह रहा था? वानर वेड़े उर्फ वानखेड़े। जिन हाँ, मैं लोगों को समझ गया। वानर हाँ, वेड़े नहीं पता हो उनको मैं आप समझाऊं कि आप वानखेड़े हिंदी में लिखो और फिर हाँ, जो खा है उसमें उसको अलग अलग पढ़ो, रा और वाह करके, तो वानर वेड़े होता है। और ये भाऊ का पेटेंट है, मेरा नहीं है। भाव का पेटेंट है, भाव का पेटेंट। तो वो जो वानर वेड़े है उसको संजय शर्मा इंटरव्यू कर रहा था और संजय शर्मा ने उससे एक बार पूछा कि मान लीजिए यदि ममता दीदी बंगाल चुनाव हार जाती है तो, यानी उस समय तक इनको भी लगने लगा था कि यार यहाँ पे ममता दीदी हार सकती है। संजय शर्मा ने पूछा तो वानर वेड़े बोलता है उसके बाद फिर तो ऑपोजिशन को 2029 का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है। स्थिति सही परिस्थिति यह है जो वानर वेड़े ने ऐसे समय में कही थी जब आज की परिस्थिति आई ही नहीं थी। ये भी ठीक है, लेकिन तो क्या अपोजिशन 2029 का चुनाव नहीं लड़ेगी? लड़ेगी। ऐसे कैसे नहीं लड़ेगी? लड़ना तो है ही। अरे तो भाई मेरा अभी तो रोक नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हो कि ये जो है वो अपना सारा दमखम लगा देंगे किसी भी तरह से संविधान संशोधन रोकने के लिए, लगा देंगे। उसके बाद भी संविधान संशोधन तो अब पारित ही होना है। पारित राज्यसभा होना। में तो 160 पहले ही पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम ही हाँ, नहीं। वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर राज्यसभा में 148 थी, उनकी 150 होने वाली थी, 2 आपने एक्स्ट्रा दे दी, 152 हो गई। 152 और 8 डीएमके के 160, इतने ही चाहिए। 160 तो इतनी पहले ही हो थी। गए। हाँ, वो तो है। राज्यसभा के नंबर बाकी का और इशू। बाकी और जो छोटे मोटे हैं उनको मिला के तो ये अल्टीमेटली संख्या 170 तक पहुंच गई। तो ठीक बात है। राज्यसभा पहले ही हो गई, बाकी बची लोकसभा। लोकसभा में मैंने आपको गणित बता दिया, आप भी उससे सहमत हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, वो आपने गणित आना आप है। भी उससे पूरी तरह सहमत हैं। तो तो साहब 2/3 तो हो गया, 2/3 तो हो गया। अब ये कैसे रोकेंगे? हल्ला गुल्ला करके? नहीं, तो अब वॉकआउट करके थोड़ी ना आप रोक सकते हैं। तो ऐसे ही इजी वॉकआउट पास करके तो करा रोकने लेंगे। का प्रश्न ही नहीं उठता। एक ही तो ऐसे तरीके से रोक सकते हैं कि साहब के सदन को चलने ना दिया जाए, और सदन को चलने ना दिया जाए उसकी भी जो सेल बाई डेट है वो जा चुकी है। किस मुद्दे पे नहीं चलने देंगे? इनके पास मुद्दा वो कहाँ है सर? कोई भी मुद्दा उठा लेंगे, छपवा देंगे कुछ और चालू हो जाएंगे। कह देंगे कि नहीं, साहब कि और ट्रंप आई को फोन बिलीव कर दिया मोदी ने, उसमें उसमें जो है वो भारत का अपमान हो गया, कुछ भी ले लेंगे। प्रश्न ये है कि जिस मूड में ओम बिरला जी हैं उस मूड में ये उस गतिरोध को मार्शल बुला कितने के दिन तक फेंकवा कायम दीजिए। रख पाएंगे? मार्शल बुला के फेंकवा दिया जाएगा। जब अगर सदन नहीं चलने दोगे इन मुद्दों पे जहां पे बहस होना है, तब तो फिर उपाय ही नहीं है।
मानसून सेशन में ये लोग जो करना चाहते हैं वो नहीं होगा। देखिए इंपॉर्टेंट है कि क्या ये लोग अब अपने अन्य सांसदों को बचा पाएंगे। देखिए यूपी और महाराष्ट्र में इसलिए मैं कांग्रेस के सांसदों के प्रति संदेह प्रकट कर रहा हूं क्योंकि फाइनली चुनाव तो 2029 को उनको फेस करना है सर। और इन दो स्टेट के लोगों को पता है और बिहार के भी लोगों को कि भाई मेरा राजनीतिक भविष्य इनके साथ है नहीं। यूपी 2024 एंड महाराष्ट्र 2024 इलेक्शन वाज फ्लूक। हम गलती से जीत गए। अब तो ऐसा ही कांग्रेस लग का रहा है। भविष्य कांग्रेस का भविष्य जो है वो अगर ये लोग अच्छी पॉलिटिक्स करते, अच्छी राजनीति करते, प्रोग्रेसिव राजनीति, वो राहुल गांधी की जिद वाली नहीं कि 90% आरक्षण कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये लोग राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और यूपी में मैसिव गेन कर सकते थे। लेकिन इनको करना नहीं है। इनको राजनीति नहीं करनी है। राहुल गांधी ने सोच रखा है कि मैं कांग्रेस का चौथी पीढ़ी का वंशज हूं और कंप्लीट बर्बाद करूंगा। जो शास्त्रों के अनुसार है कि भाई चौथा पीढ़ी, 3 पीढ़ी तो ठीक है, चौथी पीढ़ी में एक आ ही जाता है ऐसा। तो वो मेक श्योर कर रहा है कि एकदम कंप्लीट खत्म करना है। तो अपोजिशन नहीं है। स्थिति पंजाब में जैसी बदली है वो तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं तो सोच रहा था कि पंजाब में केक वॉक हो जाएगा कांग्रेस के लिए। लेकिन अब आज देखिए क्या स्थिति है, आप जरा आकलन करें पंजाब की स्थिति, थोड़ा दर्शकों को भी बताएं। आज तो भाजपा मेरे हिसाब से 22% वोट शेयर पर खड़ी है सर। लोकसभा के हिसाब से देखें तो 26.7% आम आदमी पार्टी को, 26.5% कांग्रेस को था, 13 दशमलव कुछ परसेंट शिरोमणि अकाली दल को, 3.4% शिरोमणि अकाली दल अमृतसर को था और 18% बीजेपी को था। बीजेपी ऑलरेडी 4% के गेन पर है पंजाब में। अभी लोगों को सरप्राइज लेगा लेकिन ये वास्तविकता है, लोग माने ना माने। कई मल्टीपल फैक्टर है, नैब सिंह सैनी का भी फैक्टर चल रहा है, जिस प्रकार से दलितों को अप्रोच किया है बीजेपी ने वहां, और प्लस इनके पास जो एक नई सिक्खी की ये लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, संभवतः भविष्य में हम देख रहे हैं कि रमनीत सिंह बिट्टू के ऊपर ही ये लोग जाएंगे और ठीक ढंग से। जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, हरभजन सिंह अगले 1-1.5 महीने में कभी भी वो ब्लास्ट करेगा और स्पेशली सिख के रिलीजन के अंदर जिस प्रकार से कन्वर्जन कराया जा रहा है उसके ऊपर बातचीत होनी शुरू हो जाएगी पंजाब में, और वो बहुत सटल ढंग से उस पर काम हो रहा है। अगर गलती से भाजपा ही 26% या 25% पे पहुंच गई तब स्थिति क्या होगी? भाजपा के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, या हो सकता है भाजपा एकदम मेजोरिटी के क्लोज के आसपास पहुंच जाए, क्योंकि 5 कॉर्नर में फाइट हो रहा है। अगर आप तो न जाने कितना इलेक्शन देखे, यूपी में 2017 के चुनाव के पहले जिसका 28% आता था वोट शेयर, वो सरकार बना लेता था उत्तर प्रदेश होता में। है। एक यही पंजाब का ही उदाहरण दे देता हूँ। 2014 का जो चुनाव था उसमें आम आदमी, ये लगभग स्पष्ट दिख रहा था कि अकाली दल भाजपा का जो कॉम्बाइन है वो बुरी तरह से हारेगा, क्योंकि सरकार जो थी वो अत्यंत अलोकप्रिय थी। और अत्यंत अलोकप्रिय। अलोकप्रियता का जो मुख्य कारण था वो भ्रष्टाचार। लेकिन उस अत्यंत अलोकप्रियता के होते हुए भी वहां पर अचानक आम आदमी पार्टी का पदार्पण हुआ और आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें जीती और कांग्रेस सिमट के 3 सीट पर रह गई। बिल्कुल याद करें। बिल्कुल। और इसी में देखें तो अब 26% वोट ले आकर के आम आदमी पार्टी 7 लोकसभा की सीटें जीती है पंजाब में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आनंदपुर साहिब सीट पे वहाँ 9, हाँ, वहाँ हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में 9 असेंबली सेगमेंट्स हैं। तो 9 असेंबली सेगमेंट्स में 2 पे ये चंदू माजरा लीड किए और 2 पे आम आदमी लीड किया, 5 पे आपके कांग्रेस ने लीड की। बिल्कुल अंबिका सोनी थी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, लेकिन अंबिका सोनी 15,000 से अकाली दल के कैंडिडेट से हार गई। क्यों?
क्योंकि वो आम आदमी पार्टी वाला 3,10,000 वोट ले गए। एग्जैक्टली माई पॉइंट। और अब तो हम ये इनकार नहीं कर सकते कि एक वो भी वोट जाता है पंजाब में, बड़ा वोट है जो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर को जिस प्रकार से मिला। तो यहाँ जब मार्जिन ऑफ एरर इतना कम है और ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ 22% के आसपास बीजेपी है, और नैब सिंह सैनी फैक्टर तो एकदम ट्रिमेंडस काम करने वाला है, लोग को रियलाइज नहीं हो रहा है इस समय। तो मेरा ये मत है कि कहीं अगर ये 25% पर पहुंचे तो दो कंडीशन होगी, या तो सरकार बनाने के बीजेपी बहुत क्लोज हो जाएगी, या इसके बिना सरकार नहीं बनेगी, किसी की नहीं बनेगी। तो कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी साथ में आके भी अगर बनाने की पोजीशन में, तो राष्ट्रपति शासन एक बॉर्डर स्टेट में, और फिर अगली बार कंफर्म सरकार बनेगी। तो पंजाब उत्तर प्रदेश से ज्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट देने वाला है। तो ऐसी जो सिचुएशन हुई है वो किसके कारण हुई? मैं एक और समाचार पढ़ रहा हूँ जो अधिकतर मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, और ट्विटर पर कई लोग इसकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जब हमारे अखिलेश बाबू जो थे वो विदेश दौरा कर रहे थे और उन्होंने लाल टोपी भी त्याग दी थी, वो कव्वाल की तरह अपनी जुल्फें बढ़ाए हुए थे, तो जब वो दौरा कर रहे थे उस पीरियड में कोई 25 सांसद और 55 विधायक समाजवादी पार्टी के, उन्होंने मायावती जी से संपर्क साधा है। ये भी सोशल मीडिया के थ्रू मैंने पढ़ा है। कितनी सत्यता है मुझे नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर ही चल रहा है और मेरे पास अभी तक कोई उसका सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये सही है कि मायावती एक्टिव हो चुकी है, ये सही बात है। मायावती बहुत पहले चुनाव से इतना पहले एक्टिव होती नहीं थी, लेकिन इस बार एक्टिव है, वो बात कर रही है। और मायावती का अपना मैसेज करने का तरीका है, वो हमने देखा कि वो इस युग में भी वो 2 दिन पहले मैसेज देती है, और उतनी बड़ी रैली हो गई थी अभी 1 साल पहले, जो 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीने हुआ है, वो रैली हुई थी उत्तर प्रदेश में। तो मायावती का अपना एक तरीका है, मायावती का अपना एक वोट है, अपना एक बेस है, और उसमें बहुत सारे अभी फैक्टर्स हैं जो जुड़ रहे हैं। मैं आ रहा था कि ये जो रिजल्ट आ रहा है कि हर जगह से कांग्रेस खत्म हो रही है, वो क्यों खत्म हो रही है? जहां पर जिस पंजाब में आपको आराम से चुनाव इस बार जीतना था, इतना अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो वोट आपकी तरफ जाने के बजाय बीजेपी को क्यों जा रहा है? अकाली को भी नहीं जा रहा है। वो नाराज वोट वापस कि चलो यार आज तक ऑप्शन नहीं दिया ये, ठीक है। मैं मानता हूं कि जो क्रिश्चियन वोट है या और जो अन्य हार्डलाइनर और ये सारा वोट है, वो कांग्रेस की तरफ आम आदमी पार्टी से शिफ्ट होकर जा रहा है, वो जाना चाहिए। लेकिन वो वोट जो पंजाब और इसके इतर अलग देख रहा है, वो वोट क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा है? राज्यसभा में इसीलिए रमनीत सिंह बिट्टू जी को नहीं भेजा गया और वो पंजाब की जिम्मेदारी उनको मिली और वो चले गए। तो कांग्रेस ऐसा कोई प्रयास ही नहीं कर रही है किसी भी स्टेट में, संगठन के स्तर पर, मुद्दों के आधारित राजनीति करने के आधार पर कोई ऐसा प्रयास ही नहीं करे कि उसके वोट बेस में एक जंप आए। अब वो मान चुके हैं कि सिर्फ मुसलमान और ईसाई ही हमको देगा, बाकी अब हम तोड़ेंगे, जाति में तोड़ेंगे, इसी पे खेलेंगे। लेकिन ये पिच फेल हो रहा है ना, तो आप कुछ नया सोचते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। इनका वो पिच तो देखिए वो तो फेल होना ही था, क्योंकि जो इनकी जब जीत हुआ करती थी, जब ये 40% 45% प्लस वोट लाया करते थे, तो इनको सोचना चाहिए कि भाई वो 45% प्लस वोट जो था उसके मुख्य एलिमेंट्स या मुख्य अवयव कौन थे। हाँ। अब उसमें से मुस्लिम को लेके ये पीछे पड़े हुए हैं। एससी जो है वो आधी से अधिक स्टेट्स में आउट है इनके हाथ से। ब्राह्मण पूरी तरह से आउट है। अच्छा, ब्राह्मण का वोट, खाली आप ब्राह्मण का वोट काउंट करो, वो होता नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण अपने इर्द गिर्द का जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा इकोसिस्टम है, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो पूरी की पूरी जो संरचना है या पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो आइडिया है वो फ्लॉप है। आप जोर जोर से ओबीसी का नाम लेते हो, लेकिन आपके यहाँ ओबीसी है कौन? किस हिसाब से आपको ओबीसी के वोट मिल जाएंगे? आप बात करते हो बड़ी बड़ी एससी एसटी की, लेकिन आप इनके मुख्यमंत्रियों के नाम ले लीजिए तो पता चल जाएगा कितने ओबीसी हैं।
हाँ, इसमें कितने ओबीसी हैं? मुख्यमंत्री कितने ओबीसी हैं? ओबीसी की एक भी नहीं, राजनीति इन्होंने कभी की नहीं, आज तक कभी की नहीं। कभी अब नहीं। अचानक जो है वो ओबीसी पे पिच चेंज कर रहे हैं। तो ये चेंज पिच से नहीं होता है, ये काम कोई नई पार्टी करे तो चल जाता है, ठीक लेकिन बात। पुरानी पार्टी अपनी पिच इस तरह से चेंज करे और वो भी नॉट सो सटल, तो वो नहीं चलता। वो आपको दिखा, बिहार में दिख गया। बिहार में तो भाई बहुत है ना पिछड़े, बहुत बहुत। सबसे ज्यादा पिछड़े मेरे ख्याल से बिहार में ही हैं, वहां भी आप कुछ नहीं कर पाए। जी। नहीं नहीं, बिहार में तो राजनीतिक समीकरण राजद सुधारने में जा रही है। वो कह रही कि पूरा हम ओबीसी को माइनस करते हैं, अब हम सामान्य वर्ग के साथ कहेंगे कि भूले भटके, वहां एक अलग समीकरण कह रहा है कि अब 5 पांडव हो गए, उस पांडव में पहले पंडित, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ थे, अब हम 5वां यादव भी जुड़ रहे हैं, हम लोग आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, मरने जीने की कस्में खाई जा रही है सोशल मीडिया पर, एक दूसरे का सपोर्ट किया जा रहा है, परमेश्वर मुखिया जी के लिए शोक संवेदनाएं लिखी जा रही है वॉल पर, और दूसरे तरफ से भी ऐसा नहीं, दूसरे तरफ से भी वो बराबर हो रहा है। तो एक माहौल, वो प्रयास, मैं ये कह रहा हूं रिजल्ट क्या होगा पता नहीं, लेकिन एक प्रयास तो किया जा रहा है, और ये छुपा हुआ कोई प्रयास नहीं, खुले में प्रयास हो रहा है। तो एक होता है आदमी सेल्फ रियलाइजेशन करे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम एड्रेस करें, क्योंकि ये सिर्फ 12-14% वोट नहीं है, ये अपने बूते 30% लोग को और इन्फ्लुएंस करता है, वो 40% में कन्वर्ट कर देगा मेरे लिए। एक होता है रियलाइजेशन, यहां तो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी प्राइवेट, वो जहां पे पहुंच गए हैं हिंदू मिटाने को लेकर के राहुल गांधी, वहां से नीचे भी आने को तैयार नहीं और आएंगे भी नहीं। तो अब उनके पास राजनीति के ऑप्शन नहीं बचते। अब इंडिया अलायंस में से अगर मैं कहूंगा कि कांग्रेस को बाहर करके कोई फ्रंट बनाने का सोच के कोई लड़ने का सोचे तो अलग बात है। वैसे डीएमके वाले अभी बहुत गुस्से में हैं, बहुत गुस्से में हैं, वो तो कांग्रेसियों को देखना नहीं चाहते। तो देखते हैं राजनीति किस ओर करवट लेती है, लेकिन अभी तो राजनीति मैं नहीं, नीरस हो गई है इस वक्त, तो बहुत एक नीरसता की स्थिति है। दुख की यह बात है। कल कल जी। इंडिया टीवी पे सौरभ शर्मा ने, उनका जो प्रोग्राम आता है ना कहानी कुर्सी की, हम्म। उसमें जो अंदर की बातचीत हुई राहुल गांधी और जो दूसरे नेता थे इंडिया अलायंस के, उनमें जो बातचीत हुई वो उन्होंने पढ़ के सुनाई। झारखंड उनको वाला। किसी ने जो कि अंदर था कोई, वो उसने ये उनको लिख के दिया कि साहब ये बात हुई। तो उसमें जो मुझे जो हिट किया, जो सबसे बड़ा पॉइंट वो ये था कि राहुल गांधी ने ये कहा कि भाई आप लोगों को हमारा साथ देना चाहिए क्योंकि हमको लड़ना आता है, आप लोगों को लड़ना नहीं आता। आपकी टिप्पणी? वही, यही यही सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। राहुल गांधी को ही लड़ना नहीं आता, बाकी हेमंत सोरेन को लड़ना आता है, वो लड़े, विपरीत परिस्थितियों में झारखंड में चुनाव जीते। आपको लड़ना नहीं आता। आपने बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव को हराया, उसको तो लड़ना आता है, आप ही को लड़ना है। आप जिस मुद्दे पर बिहार में बहस कर रहे थे, वोट चोरी, वो बिहार में मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि बिहार का वोटर आपसे कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा और सना है, वो समझदार है, तो आपको लड़ना नहीं आता। अखिलेश यादव को फिर भी लड़ना आता है, आपको लड़ना नहीं आता। तो थीम ही गलत है, सोच ही गलत है कांग्रेस की। कांग्रेस में कहा, देखिए सर, लड़ना मैं बताता हूं, आज अगर मैं कांग्रेसी होता, ये जो एथेनॉल का मुद्दा है E20, ठीक है, E20 E30 पर जा रहे हैं, तो मैं कहता कि टेक्निकली भाई पेट्रोल प्राइस 140 रुपए हो गया है, कैसे हो गया वो एक्सप्लेन करते, एथेनॉल मिक्सिंग और इन सब के कारण। पहले हम E10 देते थे तो हमारा ये रेट था, हम लोग E10 देना शुरू किए थे, हमारा पेट्रोल प्राइस 71 70 जो भी पहुंचा था वो उस पोजीशन में था। आपका एथेनॉल और फलाना मिक्सिंग के बाद भी ये पोजीशन है, उसको लेकर के गाड़ियों का ये कर सकते थे। तो स्टूडेंट का इशू इतना बड़ा स्टूडेंट इशू है, तो आपने हर मौका गवाया। आप गेन करते यूजीसी के मुद्दे पर, आपने सेलेक्टिव ढंग से चुप्पी बनाई। यूजीसी के मुद्दे को इतना अच्छा गेन करते और कांग्रेस का गेन होता, तो आपके पास ऐसा नहीं कि 100%, मुद्दा 100%। नहीं है। उस समय तो कटघरे में खड़ी हुई थी बीजेपी। वही कह रहा हूं, उस वक्त तो एकदम दंदनाता हुआ गोल मार सकते थे राहुल गांधी पूरे भारत की राजनीति पे, और गेम बदलता। तो ऐसा नहीं था कि उनके पास मुद्दे नहीं है, वो उन मुद्दों को चूज ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके लिए वो मुद्दा नहीं है। तो जनता से जब डिस्कनेक्ट होता है,
और फिर सलाहकार भी तो इनके पवन खेड़ा है, सुप्रिया श्रीनेत है, सुप्रिया सुले मुंह से निकल गया। ऐसे लोग जो सलाहकार हैं सर, सुप्रिया सुले जयराम भी तो साथ रमेश, में बैठी हुई थी। हाँ, तो ऐसे लोग जो सलाहकार हैं, जयराम रमेश जैसे लोग, जिन्होंने अब देखिए कितना बड़ा अंतर अब पड़ता है। आप फिर उसी बात पे आ गए जो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई सलाहकार स्वयं के चुने किसने हैं, किसी बाहर वाले ने तो ला के नहीं चुने ना। आपने ऐसे ही सलाहकार चुने क्योंकि आप ऐसे ही अफोर्ड कर सकते हो। कोई हाँ सामने ही वो आपके सलाहकार ऐसा हो जो सामने बोल सके, ऐसा आपको चाहिए नहीं। हाँ, ऐसा आपको चाहिए। एक एक करके आप देखिए कांग्रेस कमजोर क्यों हुई, इनकी एक एक वेल विशर टूटे। सिंधिया गए, मिलिंद दावड़े जैसा आदमी गया, इन्होंने महाराष्ट्र में संजय निरुपम की क्या गति कर दी थी। अभी संजय निरुपम का देखिए निखर के जो पॉलिटिक्स सामने आया, इन लोगों ने रियलाइज किया कि हमारी राजनीति कहां पहुंचनी चाहिए। राहुल गांधी को रियलाइज ही नहीं है, शायद उसने गोल बना लिया कि मैं ही कांग्रेस को दफन करूंगा, मैं ही गांधी जी के सपनों को जो है पूरा करूंगा कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, मैं ही खत्म करूंगा। तो वो नहीं होगा, न प्रियंका बचा पाएंगी न राहुल बचा पाएंगी, क्योंकि कांग्रेस स्वयं बचना नहीं चाहती। कांग्रेस में कुवत है कि वो सेवा दल फिर से शुरू करे, एकदम हार्ड कोर जो हिंदू आइडियोलॉजी वाले लोग थे उनको बुलाया जाए और कहा जाए गांव गांव के लोग पहुंचो, एकदम जैसे संघ काम करती थी वैसे सेवा दल आप आओ हमारे साथ, फिर से रीस्ट्रक्चर करते हैं, कोई भी एंटी हिंदू बयान नहीं देगा पूरे कांग्रेस में। इस तरह के लाइन स्टैंड लिए नहीं लिए कभी। वहां तो राम मंदिर में जाना पाबंदी है भाई साहब। तो देखिए जा रहे हैं संजय ना राउत आप, को रियलाइज हो गया। अखिलेश बाबू जा रहे हैं। अरे सर अखिलेश यादव तो जा ही रहे हैं, संजय राउत को रियलाइज हो गया, उसका तो चुनाव ही नहीं है, वो कह रहा है जाके चरणों में गिर के माफी अखिलेश मांगूंगा। बाबू क्या कह रहे हैं सुनिए। जी अखिलेश बाबू कह रहे हैं कि मैं तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हनुमान जी, इनके ऊपर फूल चढ़ाए बिना कभी निकलता ही नहीं बाहर। सही बात। मैं मथुरा आंदोलन का नया जो है सिपह सलार सिपाही इन्हीं को देख रहा हूं, वो कहेंगे कि जब तक मथुरा में मंदिर नहीं बन जाता अखिलेश यादव मथुरा से नहीं हटेंगे, कृष्ण लला हम आए हैं मंदिर यहीं बनाएंगे। और वो क्या है पता वो केशव देव, उसका नाम है, मंदिर का नाम है मंदिर केशव देव। इसलिए उसकी जो सही सही नारा है वो ये है, हे केशव हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मैं वही कह रहा हूं, तो आप ये देख लीजिए सर कि फिर क्या पता राजनीति में उसका फायदा भी मिल जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिल जाएगा तो कौन ही किसी को हरा सकता है, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। तो क्या तो राहुल उन्होंने हराया था ना कौरों को, हाँ, तो मैं इसी वही को कह रहा हराया हूँ था। कि मैं वही कह रहा हूँ कि क्या अच्छा पता। अच्छा, ये बताइए, एक और खबर आई है, अखिलेश यादव चूंकि बहुत एक्टिव हो रहे हैं, बताया कि साहब कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसमें समाजवादी पार्टी की भी फंडिंग है। अरे नहीं नहीं, वो उनके बेटे का ट्विटर हैंडल जो कोई पहले हैंडल करता था, वही ट्विटर हैंडल इन लोगों ने खरीदा वरीदा होगा जो कॉकरोच जनता पार्टी चल रही, ठीक है। तो वही पुराने वीडियो और स्क्रीनशॉट जो वायरल हो रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे मम्मी पापा, जिसमें अखिलेश यादव और इसके फोटो, तो 56 बार उस ट्विटर हैंडल का नाम बदला गया है। और प्रोफेशनल इसी प्रकार से करते हैं, पूरा का पूरा ट्विटर हैंडल परचेज कर लेते हैं और अलग अलग अच्छा, नामों से अलग अलग इलेक्शन में उस ट्विटर हैंडल का प्रयोग करते हैं, उसके लिए कैंपेन करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। असल में बता रहा हूँ, ये जो कॉकरोच में 50 लोग पहुंचे थे, ये 50 लोग संजय सिंह ने उसको दिए थे कि तुम जा रहे हो लखनऊ, और ये भी बताया था इसी दिन कोचिंग वोचिंग वाले भी जमा होंगे। लेकिन 2 घंटे भी नहीं चल पाया। मैं बहुत निराश हुआ था उस दिन भी कॉकरोचों से, और अभी भी। अगर ये आंदोलन का चेहरा है ना, तो भारत में फिर आंदोलन नहीं हो पाएगा। ये बहुत दुख की बात है कि ऐसे लोग पर भी, कमाल की बात, मैं इनके आईक्यू लेवल पर तो बात नहीं करता, वो जो पॉलिटिकल विश्लेषक जो उम्मीद बांध लेते हैं किसी से, उन्होंने इन कॉकरोचों से भी उम्मीद बांध दी। एक पत्रकार है, उसने बोला कॉकरोच ने चैलेंज किया, अब मोदी सरकार को रिजाइन देना होगा 24 घंटे के अंदर। अगले दिन वो गाली दे रही थी कि बताओ 1000 लोग, इतने मिलियन फॉलोअर में 1000 लोग नहीं जुटा पाए, शेम ऑन यू, ये बीजेपी का आदमी है, कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी का मेंबर है। और उस पर मैंने लंबे चौड़े कुछ चैनल पर, यूट्यूब चैनल जो कि अपने आप को निष्पक्ष कहते हैं, उन पे लंबे चौड़े स्पीचेस सुने कि कैसे बीजेपी ने ही प्लान किया है कॉकरोच जनता पार्टी को।
और इसी भावना में आकर के बह गए संजय राउत और उन्होंने ट्वीट भी कर दिया। बाद में लगा कि एआई है तो डिलीट करना पड़ा। ये नहीं, नहीं, ये भी आपका सोचना आप है। देखो कि अजीत अंजुम के साथ बैठे हुए थे कीर्ति आज़ाद, हाँ, हाँ। और कीर्ति आज़ाद कह रहे थे कि ये देखिए लाखों की भीड़ है, और अजीत अंजुम उसको काट रहा था, कह रहा था कि क्या बात कर रहे हो, इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 750 लोग हैं और बाकी सारे सारे मीडिया के लोग हैं और पुलिस वाले। लेकिन कीर्ति आज़ाद मानने को तैयार नहीं हो रहा था, तो फिर बताया गया उसको कि भैया ये एआई वाला है, ये वीडियो एआई से बनाया गया है। हाँ, अब आज क्या है अमृतसर कि पहुंचे हैं कॉकरोच वाले, तो उम्मीद करेंगे कि देखिए कॉकरोच का जन्म सिर्फ पंजाब चुनाव को जिताने को लेकर के है। तो मुझे आप ही के चैनल पर जब मुंबई में शर्मिष्ठा आई थी तो उसने ये भी बोला था कि बंगाल में तो बीजेपी जीतेगी, लेकिन बोला था कि केजरीवाल का रिवाइवल होगा, केजरीवाल रिवाइव करेगा। तो गुजरात में तो मैं रिवाइव होते हुए ऑनेस्टली आम आदमी पार्टी को देख रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो रही है पूरी तरह से। लेकिन ये जो उसने बात कही तो मुझे लगा कि कहीं पंजाब में, तो मुझे अनुपम मिश्रा सर ने बताया कि भाई तू टेंशन मत ले, शर्मिष्ठा का कैलकुलेशन इसलिए गलत होगा क्योंकि उस आदमी ने एफिडेविट से लेके हर जगह अपना डेट ऑफ बर्थ भी झूठा दिया होगा, तो उसकी कैलकुलेशन केजरीवाल को लेके तो केजरीवाल को लेके कैलकुलेशन सही नहीं हो सकती। मैंने बोला ये पॉइंट तो मैंने सोचा ही नहीं। अनुपम सर ये तो शर्मिष्ठा को पकड़ के बोलना पड़ेगा कि देखो देखो ये कारण है, तुम थोड़ा एक बार कैलकुलेशन ठीक करो, कुछ करो, पता कराओ ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, वरना लोग ट्रोल करने लगते हैं आजकल तो कि देखते रहे कैलकुलेशन। अब वो भी बेचारी सोचेगी कि यार कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ हुआ, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि क्या है। तो ये सिचुएशन अगर है तो देखते हैं क्या होता है, चल ही रहा है। हाँ, दिक्कत वाली बात तो है निश्चित रूप से, काफ़ी दिक्कत में है। और ये भी आ गया कि मायावती के एक्टिव होने से भी अखिलेश बाबू परेशान है। कह रहे हैं कि 25 सांसद उनके और 55 एमएलए उनके जो हैं वो मायावती जी के संपर्क में हैं। देखिए सर, परेशान तो वो लोग इस बात पे भी हैं कि ओवैसी 50 सीट पे कैसे लड़ने की बात कर सकता है। अब अब इस परेशानी का कोई ओवैसी देखिए मैं कह रहा हूँ, ओवैसी के 1 करोड़ लोग चंदा दे के उसके सदस्य बन चुके हैं। 1 करोड़ लोग हाँ, चंदा हाँ, दे के। ठीक है, चंदा दे के, हाँ, ये ठीक बात है। मैं तो 1 करोड़ वोटर यदि सदस्य बन गए ओवैसी जैसी पार्टी के, तो फिर जो ये बाकी जो इनको टोटल वोट ही मिलते हैं इनको, मेरे ख्याल से 2-2.5 करोड़ मुसलमानों के, उसमें से 1 करोड़ अगर निकल गए तो फिर क्या बचेगा? अब देखिए इसका उत्तर ये है कि इस समय अखिलेश यादव और उनकी पार्टी जिस सिचुएशन में है, उनके पास डू और डाई का ऑप्शन है, तो वो पूरी तरह से जाएंगे। मैं अभी भी यूपी इलेक्शन को उतना इजी नहीं मानता जितना बिहार इलेक्शन इजी था, महाराष्ट्र इलेक्शन इजी था और बंगाल इलेक्शन बीजेपी के लिए इजी था। यूपी इलेक्शन को बहुत लोग इजी मान रहे होंगे, मैं डंके की चोट पे अब भी वर्तमान स्थिति में कह रहा हूं, भाजपा के लिए केक वॉक नहीं है। इलेक्शन 60-40 जरूर है, लेकिन केक वॉक नहीं है। स्पेशली पूर्वांचल रीजन में तो हालात बहुत खराब है। भाजपा के 40% विधायकों के बारे में कोर भाजपा समर्थकों से, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, उनसे पूछ लीजिए। वो माँ बहन की, मतलब वो एक लूज टॉक आता था पाकिस्तान में, बोल रहा था अम्मा बहन पे उतर जाऊंगा, वो अम्मा बहन पे उतरने की स्थिति में। कोई माने या ना माने, लेकिन बिजली विभाग का काम एकदम शानदार है। लोग दिल से याद कर रहे हैं यार श्रीकांत शर्मा कहाँ हो यार। तो हाँ, तो उस अभी बेचारे प्रेजेंटेशन उस बंदे ने हमारे आईएएस वालों की भी जो है वो पूरा पलीता मार दिया। वो बंदा टैलेंटेड है, जिस स्किल में भी टैलेंटेड, और जिस स्किल के कारण भी मंत्रालय में टिका हुआ है, मोदी जी के का हाथ उसके सर के ऊपर है। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मोदी जैसे आदमी के साथ इतने दिन वो कैसे चल गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी। आई रियली डोंट नो, उस आदमी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है यूपी में बिजली विभाग में।
ऐसा ये नहीं प्रॉब्लम है कि वो ठीक नहीं कर सकता। ठीक, आप राहुल गांधी की स्थिति वही है। आप कोई भी चीज सर ठीक तब करेंगे जब आपको ये पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ है। श्रीकांत शर्मा ने जो बिजली व्यवस्था के समय क्रांतिकारी काम किए थे उत्तर प्रदेश में, उन्हें एग्जैक्टली पता था कि प्रॉब्लम कहाँ है। ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी था। इनका प्रॉब्लम क्या है इनको पता ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश में उठेगी। अभी आप देखिएगा 2, 4, 5, 10 दिन में राम मंदिर में जो चोरी हुई है पैसों की, वो उठेगी। वो तो सामने अब तो पकड़े भी जा रहे हैं उस बात सीसीटीवी। क्या तो क्या, ये क्या मुद्दा भी है, उठेगा। सही है क्या? उस किस्सा सही है क्या राम मंदिर वाला? हाँ हाँ, नहीं वो तो अब तो इवन 2 कल्प्रिट जो है वो पकड़े गए हैं। एक ने 1 करोड़ की जमीन ली, कुछ ने 40 लाख की जमीन ली। वो मंदिर का ही एक शख्स था जिसने, इसमें चंपत राय जी का कोई रोल नहीं। पहली बात इसको समझते हैं, ये गबन इंटरनल आदमी के एक इंटरेस्ट के कारण हुआ। वो कोई भी एक बेईमान आदमी किसी समाज में कहीं भी निकल सकता है, ठीक है। लेकिन ये दोष चंपत राय जी का नहीं है, क्योंकि चंपत राय जी को पता ही नहीं था वो क्या हो रहा है। वो खादी और एकदम धोती में एक सिंपल चप्पल में रहने वाले आदमी है। लेकिन इसको जिस तरफ मोड़ा जाएगा, देखिए भाई, चंपत राय जी सेक्रेटरी हैं ट्रस्ट के, हाँ तो उनको पता नहीं था, तो फिर तो ये तो इनकॉम्पिटेंस का पर्चा है कुमार। हाँ, अब ये देखिए पूरा चीज अब निकल आएगा। अब तो जांच वगैरह बैठ ही रही है उस पर, सारा मामला सामने आएगा। तो दुखद मामला है ना। अब इसको समाजवादी पार्टी जैसे हैंडल करेगी, वो तो अलग ही लेवल पर जाके करेगी। तो मैं तो ये अवधेश होता जी के है। प्रति चिंतित हूँ। अवधेश जी की क्या, अवधेश जी का क्या होगा? अवधेश जी का क्या होगा? कुछ, कि और कोई जीते या हारे, उनका क्या होना है? अवधेश जी की तो हार निश्चित है। वही बात है कि और कोई जीते या हारे, अवधेश जी की हार निश्चित है। तो कुछ नहीं होना, फिर उनका कुछ हो ही नहीं सकता। एक्शन तो फिर ये कहेंगे सब कुछ देखते देखते कि यार एक्शन तो सिर्फ बंगाल में ही हो रहा है। मजेदार एक्शन एक्शन सिर्फ, हो रहा है, हाँ, डेली एक्शन हो रहा है, डेली एक्शन हो रहा है। डेली बेसिस। और ये पकड़े धकड़े जा रहे हैं वो तो ठीक है, पॉजिटिव एक्शन भी बड़ा जबरदस्त हो रहा है। अरे कल शुभेंदु ने बोला ये क्या मजाक है, ये सड़क पर रेडी लगा करके बैठे हो सड़क पर ये, क्योंकि हम जानते हैं जहानाबाद, भागलपुर, गया वगैरह के, बिहार के भी जितने मुसलमान जाते हैं, बांग्लादेश के भी जितने आए हुए थे, आप कभी भी बंगाल चले जाइए तो पार्क स्ट्रीट पर है, हर जगह वो सड़क पर ही बना बेल्ट वेल्ट सब बेच रहे हैं। अरे ठीक सारे उसके वो सामने, तो मेरे मन की बात कह दी ना शुभेंदु ने कि ये वरांडे जो हाँ हैं और ये जो फुटपाथ हाँ, हैं ये खाली होंगे। ये फुटपाथ जो है वो पब्लिक के लिए है, तुम्हारे पब्लिक के दुकान लिए, लगाने के लिए हाँ, नहीं है। दुकान लगाने का। तो एक्शन तो रोज हो रहा है। वो शुभेंदु अधिकारी ने साबित किया है कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार चलता कैसे है, और वो भी 1 महीने के अंदर साबित किया है। अरे और कैबिनेट भी बहुत अच्छा यही, बनाया भाई, कैबिनेट भी बहुत अच्छा अरे बना। आप देखिए कि वित्त मंत्रालय किसको दिया, मैं सरप्राइज हो गया। मतलब देखिए, इसको कहते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति को दायित्व भी देना है और कैबिनेट भी करना है। और 2 मुख्यमंत्री हैं जिन्हें कोई मतलब ही नहीं। अब मैं देख रहा था कि कन्हैया लाल के सुपुत्र रो रहे हैं, उनके पांव में चप्पल नहीं है, न्याय के लिए रो रहे हैं। और भजन लाल शर्मा जी ने उसी एसआई को प्रमोट कर दिया। तो मुझे लगा कि भाई मुख्यमंत्री जी को कांग्रेचुलेशन मुझे देना चाहिए, धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के को भविष्य में राजस्थान में हराने के लिए। शायद मैंने ट्वीट भी किया था, आपने पढ़ा होगा कि ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत का खड़ाऊ रख करके राज कर रहे हैं। रोज खड़ाऊ के पास जाते, बोले एकदम कोई कमी नहीं होने देंगे, पूरा सेकुलरिज्म बना रहेगा। आगे मोहन आगे यादव भी वाले, अशोक गहलोत पे काफी भरोसा है। अशोक गहलोत जी जो है इस समय उनका निशाना बीजेपी नहीं है, उनका निशाना अभी भी सचिन पायलट ही है। वो कांग्रेस का वो कांग्रेस का उनका मसला है। समस्त प्रयास वही है जो डिग्गी राजा ने किया मीनाक्षी नटराजन के साथ। हाँ तो ऑब्वियस सी मैं बात है, नहीं तो कोई और भी नहीं। सही बात है, मैं नहीं तो कोई और नहीं, अशोक गहलोत जी का बनता है। तो एक तो वो है, मध्य प्रदेश से नहीं भी नहीं, मैं, वो डिग्गी राजा को अपना गुरु भी मानते हैं, पब्लिकली कहा था उन्होंने जब आए थे। तो यही पहली हालत बार तो जब मध्य बने थे प्रदेश में भी सीएम। है ना। कांग्रेस का यही हाल मध्य प्रदेश में भी है।
इस वक्त जो भाजपा मध्य प्रदेश में शासन कर रही है, इससे अच्छा कांग्रेस के पास लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं आता। लेकिन देख लीजिए कांग्रेस की वहां पे राजनीति देख लीजिए। तो जो सिचुएशन है वो तो रहेगा। चिरकाल तक लोग पूछते हैं, अभिषेक क्यों नहीं राहुल गांधी को मोदी जी और अमित शाह जी जेल भेजते? आप बताओ संजय सर, क्यों भेजे? जो जीत का सूत्रधार हो उस आदमी को जेल भेजा जाता है? अरे उसको Z+ ZZZ+ सिक्योरिटी देंगे, महादेव से दिन रात प्रार्थना करेंगे कि ये सुरक्षित रहे। यही आज की यथार्थ है। चर्चा को जी, आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। जय